हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम टीजीटी सोशल साइंस की सीरीज कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम जो DT+B द्वारा कंडक्ट होने वाले हैं, वो चांसेस हैं कि अक्टूबर में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ है हमारी जिसमें DT+B टीजीटी सोशल साइंस के जो क्वेश्चन PYQs में पूछे गए हैं, उनको मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ पेपर की डेट और शिफ्ट वाइज करवा रही हूँ। कि जैसे लेट सपोज ये पेपर कब हुआ था हमारा, 21 अक्टूबर को हुआ था। और कौन से शिफ्ट में हुआ था, पेपर शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन DT+B के द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवा रही हूँ। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और लेवल कैसा है, कि डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, ईजी है, कैसा है पेपर, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है DT+B की वेबसाइट पर अपलोडेड है, उन्हीं को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस, ये भी कह सकते हैं बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड करके डाल भी दिए हैं। तो आपके लिए वो मस्ट वॉच वीडियो है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, आपके पास जितना भी टाइम है, क्योंकि आपको कुछ और किसी और चीज़ की तैयारी नहीं करनी है। पेपर 2 में हमारा यही पूछा जाता है, उसके बाद आपका पेपर 1 है। ठीक है, तो आपको आप पेपर 1 की तैयारी करो, और पेपर 2 के लिए अगर आप यही देख के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर होता है वो मोस्टली PYQ पे बेस्ड होते हैं। सो अगर आप PYQ नहीं करके जा रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन के, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, आप सिर्फ थोरली रीड करके गए हैं, बुक को रीड करके गए हैं, लेकिन अगर आपने एक भी वीडियो मेरी देखी है PYQ की, तो आप देखेंगे कि बुक से आपने जो पढ़ा है बहुत ही मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको PYQ करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये वीडियो पर अगर DT+B लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप KVS NVS के आपने फॉर्म भरे हैं या भरेंगे तो आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, RPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए, क्योंकि जो आपका SST का कंटेंट है, जो बुक है, उसमें तो कंटेंट वही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट लेवल के और टीचिंग से रिलेटेड, उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा कि लेट सपोज़ अगर मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो फिर क्या मैं ये सीरीज़ देखूँ या ना देखूँ। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आप क्या है, ये सीरीज़ क्या है आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो हर वीडियो में, जैसा कि आपको पता है, मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपके लिए बहुत ही ईजी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं जस्ट आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद की भी PDF बना सकते हैं। मैं इसलिए PDF नहीं प्रोवाइड करा रही क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम PDF रख लेते हैं फ़ोन में लेकिन देखते नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें, नोट्स बनाइए। इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला क्या होगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, आपका माइंड एक्टिव है, चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके माइंड में स्टोर होने लग जाएंगी। अगर हम किसी काम को करते वक्त एक्टिव रहते हैं तो वो काम हमें हमेशा याद रहता है, फिर उसके बाद जस्ट हमें उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लेट सपोज मैंने आपको PDF दे दी, आपने PDF खोल के भी नहीं देखी एक बार, इतनी सारी PDF आपके पास कंपाइल हो जाएंगी, तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि कैसे PDF को देखें। तो थोड़ा आपको क्या करना है, फ़ोन से दूर रहना है। पहले नोट्स बना लो वीडियो देख के, फिर उसके बाद कोशिश करो कि फ़ोन से दूर रहो जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि हम थोड़ी देर फ़ोन में भले ही PDF पढ़ ले, फिर उसके बाद हम सोशल मीडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स कंपाइलेशन के फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और मतलब ये किससे रिलेटेड है। तो आपके नोट्स होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से पता रहता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको फिर भी PDF चाहिए होती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के रख सकते हैं अपने पास। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। आज हम क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 100 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता है 10 क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस से, और बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो पैडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पैडागोजी भी हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो भी 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर उसमें से भी आप 7, 8, 9 या फिर 10 में से 10 स्कोर कर रहे हो तो आपका पेपर 2 का स्कोर है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अफेक्टेड द लीगल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण को प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो यूएस है उससे रिलेटेड है। हालांकि हमारे सिलेबस में इसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ DT+ बिग नहीं, अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन से ईयर में हुआ था, 1786 में, 93 में, 96 में, 56 में और 76 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी, यानी जो डिक्लेरेशन होता है इंडिपेंडेंस का वो कब मतलब होता है 1776 से होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर, यूएस में। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, तो क्या है यहाँ पर कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब होती है, 4 जुलाई 1776 में, जिसको हम यूएस वाले अपने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारा 15 अगस्त को होता है सेलिब्रेशन, वैसे है यूएस में कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 3 सितंबर 1783 को, और इस दिन क्या होता है, एंड ऑफ वॉर होता है, यानी फॉर्मली रिकॉग्नाइज बाय ब्रिटिश, यानी इस दिन क्या होता है, यूएस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है फाइनली। किस दिन, 3 सितंबर 1783 को साइन किया गया 1776 में, लेकिन फिर भी टाइम लग गया 7 साल का इंडिपेंडेंस पाने में। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82, Which of the following book written by John Locke is an important source of classical liberal idea, यानी इसमें पूछा जा रहा है एक बुक है जो लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा। और अगर आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है तो उसमें जॉन लॉक, रूसो, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे कौन सी उनकी बुक है जो क्या दर्शा रही है क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ को, यानी शास्त्रीय उदारवादी विचारों को महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है इस बुक के द्वारा। कौन सी बुक है, सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, द रिपब्लिक, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन और द पॉलिटिक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी उस बुक का क्या नाम है, सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, जो क्या दर्शाती है, क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ को दर्शाती हैं। तो ये सारी बुक्स हैं जो जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई हैं। सो ये हमारी क्या है, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हमारा ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, और अगर हम देखें तो जैसे मतलब कि ये बुक से रिलेटेड है, फिलॉसफी नेचुरल राइट से रिलेटेड है। फिर जो एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये रिलेटेड हमारा थ्योरी ऑफ नॉलेज से। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेशन से रिलेटेड है ये। और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, वो किससे रिलेटेड है, हमारे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बुक्स हैं और उनका मेन थीम क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे हमारा द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आएगा तो आप कार्ल मार्क्स से कंफ्यूज ना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सोशलिस्ट बोला गया है, सोशलिस्ट सोसाइटी, फादर ऑफ सोशलिज्म। तो आप ये मत समझ लेना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिटन बाय मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी किस प्रकार के लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन हमारे पास पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी,
सोशल डेमोक्रेसी या फिर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी होती है वो उसका रिलेशन किससे होता है, जो हमारे ग्लोबलाइजेशन है उससे रिलेटेड होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला क्या था हमारा, डेट इज़ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सिटीजन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। तो पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा था। तो इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज लाइक अस पीपल, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसमें जाके क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि हमने जैसे मोदी को सिलेक्ट नहीं किया होता तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो जितने भी मतलब कि इंडिविजुअल हैं हम सब मिलके एक जगह मतलब बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, और फिर जैसा कि हमारे इंडिया में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे में क्या है, और इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें क्या करते हैं हम वोट देते हैं और हमारे भी यहाँ पर जो उस सीट पर जो इलेक्टेड सीट होती है उस पर जो इंसान बैठता है वो हम पब्लिक या हम सिटीज़न के बिहाफ पे क्या करता है, डिसीजंस लेता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा डेलिबरेटिव यानी विचारशील डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, रैशनल डिबेट्स होता है, इन्फॉर्म डिस्कशन बिफोर डिसीजन, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, रैशनल वो डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, फिर उसके बाद डिसीजन को लिया जाएगा। जैसे कि क्या ही बोला जा रहा है, विचारशील डेमोक्रेसी ही है हमारी। नेक्स्ट हमारी सोशल डेमोक्रेसी, इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। इट मीन्स ग्लोबल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट्स। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट लिंक टू ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, डायरेक्ट इसका लिंक होता है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वॉज लेड बाय। तो मैंने आपको बोलिविया के जो वाटर स्ट्रगल था उसके बारे में पढ़ाया, क्योंकि दो स्ट्रगल हुए हैं, एक होता है नेपाल में और दूसरा होता है हमारा कहाँ पर, बोलिविया में। तो दोनों ही आपको पढ़ के जाना है, इन दोनों से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे कुछ आए चाहे ना, लेकिन इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़रूर टकराएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने इसको अच्छे से करा भी रखा है, जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, फेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ और नीदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वाटर स्ट्रगल था कहाँ पर, डेट इज़ इन बोलिविया। तो उसमें कौन लीड कर रहा था वाटर स्ट्रगल को, फेडको जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या कर रहा था, इस स्ट्रगल को लीड कर रहा था। ठीक है, सो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देती हूँ, सो दैट कि कॉन्सेप्ट्स आपके कॉन्टिन्यूटी में रहें, आपको बार बार नोट्स खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने बनाया है बस उसमें आप ऐड ऑन करते जाइए। कंट्री क्या है ये, बोलिविया की है, लैटिन अमेरिका में। सिटी था हमारा कौन सा, कोचाबाम्बा। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कर देती है जो वाटर सप्लाई, आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, वो किसको कर देती है, प्राइवेटाइज कर देती है। किस लिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्या आता है, काफ़ी प्रेशर आता है इनके ऊपर। देन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसका नाम है ये, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट फिर भी आप एक बार इसे देख लें, जिसको क्या किया जाता है, ये वाटर सप्लाई भेज दिया जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, लेट सपोज वहाँ के लोगों की जो इनकम थी वो लगभग 5,000 थी और उनके जो वाटर के बिल आने लगे वो 1,000 रुपये वाटर के बिल आने लग गए। ठीक है, मतलब कि अगर 5,000 आपकी सैलरी है तो 1,000 रुपये आपका क्या है, पानी का खर्चा है। फिर स्ट्रगल किया गया, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट काफ़ी किए गए। किसके द्वारा लीड किया गया प्रोटेस्ट, यही क्वेश्चन आया था हमारा, फेडकोर कंपनी के द्वारा। और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, लेबर यूनियंस था, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ थे और फार्मर्स थे, स्टूडेंट्स थे। ये सारे जो भी कॉमन पीपल थे उन्होंने क्या किया,
स्ट्रगल किया या फिर क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट को अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद मेथड कौन कौन से लिए गए थे, जनरल स्ट्राइक की गई थी जनवरी से लेकर जनवरी और अप्रैल में 2000 में। फिर मास डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, पीसफुली रोड प्रोटेस्ट किए जाते हैं, रोड को ब्लॉक किया जाता है। ये इनका क्या था, टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट था, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स करती है, सबसे पहले तो एग्री हो जाती है नेगोशिएट करने के लिए, बट वो फेल हो जाता है क्योंकि नेगोशिएशन से कोई बेनिफिट नहीं था। फिर मार्शल लॉ लगा देती है वो कंट्री में, बट फाइनली क्या होता है, कैंसिल करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को एमएनसी के साथ, और वाटर सप्लाई दोबारा किसको दी जाती है, म्यूनिसिपल कंट्रोल को दे दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, एक डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉपुलर स्ट्रगल, जो किसके द्वारा लीड किया गया था, जो वहाँ पर कॉमन पीपल्स थे उनके द्वारा क्या किया गया था, बोलीविया में लीड किया गया था। आई होप अब आपको इसके जो भी सारे फैक्ट्स हैं वो मिल गए हैं। ठीक है, अब इनको आप नहीं बोलेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, डेट इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेपाल्स रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ 1959 इज़ नॉट करेक्ट। तो नेपाल में एक आपको पता होगा 1959 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो इट एनविसेज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब इसमें क्या बनाया जाता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया जाता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस लाइक द बाइकैरिमल लेजिस्लेचर, इसमें क्या किया गया है, द्विसदनीय विधायिका जैसे प्रतिनिधि संसाधनों के लिए प्रदान किए। और आपको पता है हमारे इंडिया में भी कितने स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं जिसमें क्या है, बाइकैरिमल लेजिस्लेचर है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप टाइप करेंगे बिना कहीं से देखे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, तो क्या हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैंने PYQs में करवाए हैं, इसका मतलब कि वो भी क्वेश्चन में आया है। और 6 स्टेट्स हैं, तो सबसे बढ़िया 28 स्टेट्स को याद करेंगे, इससे अच्छा 6 स्टेट्स को याद करिए। अगर वो नहीं होगा तो वैसी बात है, जो एक्स्ट्रा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे मेथड्स हैं जिन्हें आप अपने यूज़ में लाके इजी कर सकते हैं। लाइक अगर जो चीज़ कम है उसे याद करो एज़ कम्पेयर टू सारी चीज़ को याद करने के चक्कर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद द किंग वॉज वेस्टेड विद इमरजेंसी पावर टू सस्पेंड ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, राजा को संविधान के सभी या कुछ हिस्सों को निलंबित करने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ के साथ निहित किया गया था, यानी लेट सपोज उन्हें थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी गई थी, क्योंकि एक तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव किंग बनने वाले हैं, बट स्टिल उनके हाथ में भी पावर होने वाली, जैसे कि कोई राजा अगर राज्य कर रहा है और उसके पास सारे पावर हैं, और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और आपने सारी ही पावर छीन ली, और राजा को ये अच्छा लगेगा कि मतलब कि अभी कल को मेरे पास सारी पावर थी और आज अचानक से मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो ऐसा किंग क्या करेगा, कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनने ही नहीं देगा। तो राजा के हाथ में भी पावर होनी चाहिए। जैसे आपको जॉन निकोलस के टाइम पीरियड में आपको पता होगा कितनी बार उसने परेशान करा था, ड्यूमा जो सोसाइटी बन रही थी उसको कितनी बार उसने हटा दिया था। फिर द किंग वॉज नो कंट्रोल ओवर आर्मी एंड फॉरेन अफेयर्स, तो क्या बोला गया कि राजा के पास सेना और विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि थोड़े बहुत मैंने अभी बताया कि किंग्स को राइट देने चाहिए, नहीं तो फिर वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोक्रेसी जो भी बनाई जा रही है वो उसको क्या कर देगा, हटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो जो 8वां शेड्यूल है वो किससे डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, लैंग्वेज, कंकरेंट लिस्ट या फिर ओथ और अफर्मेशन। तो मैंने आपको शेड्यूल बोला था याद करने के लिए, मैंने बहुत बार करवाया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और शेड्यूल से एक और क्वेश्चन आया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो उसमें भी शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। तो ये हमारे सारे क्या हैं, 12 के 12 शेड्यूल हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इन्हें आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 एज एडवाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गैप बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन शुड नॉट बी मोर देन, तो
अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था कि कितने सेशंस होते हैं और 2 सेशन के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शंस क्या हैं? 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने या फिर 2 महीने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 सेशंस होते हैं। पहला होता है हमारा बजट सेशन जो फरवरी से लेके मई तक होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र या फिर मानसून सेशन जो जुलाई सितंबर में होता है, जो कि अभी चल रहा है करंट में। एंड थर्ड होता है हमारा शीतकालीन यानी विंटर सेशन जो कब होता है? नवंबर दिसंबर में होता है। और इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 85 के अनुसार 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा गया है जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जॉइंट सिटिंग मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं वो साथ में बैठते हैं पार्लियामेंट में, उन्हें क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको बुलाने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। और ये क्वेश्चन ही आई गेस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि अब जो जॉइंट सिटिंग होती है उस वो कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है? आर्टिकल 101, 108, 150 या फिर 120। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल नंबर 108 डील करता है किससे? जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, यानी बोथ हाउसेस क्या कर रही हैं? साथ में बैठक कर रही हैं। तो आर्टिकल 101 जो होता है वो डील करता है वेकेशन ऑफ सीट, जो रिक्त सीट्स होती हैं। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग से डील करता है। 150 फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट से डील करेगा। एंड 120 इससे डील करता है लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो डील करता है आर्टिकल 120। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। Now let's move to the next question number 89. The administrative expenses of office of the Comptroller and Auditor General यानी कि CAG of India are charged upon the डैश, यानी जो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय डैश पर भारित होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो उनके फंड्स होते हैं वो किसके द्वारा किसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पंचायती राज और आपको 2 चीज़ें करवाई थी मैंने। तो जो पंचायत वाला होता है उसके लिए क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। और तो ये हमारे किस में है? शेड्यूल 11 में है। ठीक है, पंचायत वाला। ठीक है, और इससे कौन सा वो डील करता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो म्यूनिसिपैलिटी वाला है उसके लिए क्या किया गया है? शेड्यूल 12 है हमारा। ठीक है, और इसके लिए कौन सा हमारा डील करता है? आर्टिकल 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील करता है, जो कि किस में आया था हमारा? 1992 में आया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा रखा है और आपको याद भी हो गया होगा अब तक, क्योंकि और अगर आप देखेंगे तो जितने भी मैंने पेपर करवाए उन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है कि आपको करके ही जाना है। वो आपके लिए एक तरीके से स्कोरिंग पेपर मतलब मार्क्स स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट मे नॉट बी कैटेगराइज अंडर द प्योर सोशल साइंस ब्रांच। तो इसमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान विषय शुद्ध सामाजिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है?
एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मेडिसिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर मेडिसिन वाला पार्ट नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और आपने अपने बीएड के ड्यूरेशन में पेडागोजी वगैरह पढ़ी थी, जीन पियाजे जो भी मतलब जितने भी हमारे दिए गए हैं, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गई, ये सारे अपने बीएड के टाइम पे पढ़े होंगे और सीटेट में भी इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी आपको इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ी सी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रांग रखने, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 92। तो ड्रामेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज बाय टीचर इन सोशल साइंस क्लास। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नाटकीयता सामाजिक विज्ञान वर्ग में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षक अभिनय अधिगम रणनीति में से एक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किससे रिलेटेड, ड्रामेटाइजेशन से। द ड्रामा ऑन कृष्णा द चाइल्ड विल हैव मोर एक्शन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। तो कृष्णा बालक नाटक में अधिक एक्शन और विशेष प्रभाव होंगे। और द ड्रामा ऑन छत्रपति शिवाजी विल हैव मोर एम्फेसिस ऑन वर्ड्स। तो जो छत्रपति शिवाजी पर नाटक किया जाएगा उसमें अधिक शब्दों पर जोर दिया जाएगा, लेकिन जो कृष्णा के ऊपर किया जाएगा उसमें एक्शन पर अधिक जोर दिया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो असेसमेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इनमें से कौन सा सही है, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो आप सबने पढ़ा है कि हमारे 2 टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और समेटिव जो होता है एक तरीके से बोले तो हमारा पूरा ईयर का हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो स्कूल्स में 2 टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह होगा जो टाइम टू टाइम आपको बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो हमारे 6 मंथ के एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे समेटिव असेसमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या हैं हमारे असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। 94 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डेट इज़ इन इन्हेंसिंग फिजिकल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम। अब हमें क्या किया जा रहा है, फिजिकल क्लाइमेट को इन्हेंस करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर। तो टीचर का रोल क्या होता है इसमें, ड्रॉ अटेंशन ऑफ सोशल द स्कूल अथॉरिटीज़ फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग। यानी कि हमें स्कूल भवन के निर्माण रख रखाव के लिए स्कूल अधिकारियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, लेट सपोज कि पेंट ख़राब है, बोर्ड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, और स्कूल इज़ खंडर लाइक, तो उसमें कैसे बच्चे पढ़ेंगे। देन प्लेस अ डस्टबिन इन क्लासरूम फॉर सिस्टमेटिक डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए कि जो भी हमारे गार्बेजेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे हैं और एक नहीं 40-50 बच्चे हैं एक क्लासरूम में, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ होगा। आप में से बहुत सारे टीचर हैं जो इन सब चीज़ों को रेगुलर या फिर रियल लाइफ में डेली फेस करते हैं कि कितना साफ़ सफाई रखते हैं बच्चे क्लास में। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन रखना चाहिए सो दैट कि हमारा क्लासरूम क्या रहे, साफ़ रहे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारा क्लासरूम की बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए और डस्टबिन रहे सो दैट कि जो भी एक्स्ट्रा गार्बेज होता है बच्चों का वो क्या किया जाए, सीधा डस्टबिन में जाए, इधर उधर ना फैले। वो भी क्या करता है, बच्चे के माइंड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट बेसिक्स फॉर लर्निंग आर्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्काल वातावरण में अन्वेषण और समझ के माध्यम से कला सीखने की मूल बातों के बारे में सही है। पहला है हमारा शेप, डिफाइन एन एरिया, कैरेक्टर एंड वेरिड कंट्रोल। यानी कि आकार एक क्षेत्र, चरित्र और विविध समोच्च को परिभाषित करता है। स्पेस इज दैट एरिया ऑन विच द आर्ट
फॉर्म इज़ क्रिएटेड। तो अंतरिक्ष वह क्षेत्र है जिस पर कला रूप बनाया जाता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ बोथ। तो आप देख सकते हैं मोस्टली हमारे आंसर क्या है, बोथ आंसर है, लेकिन आप आंखें बंद करके पेडागोजी के सारे क्वेश्चन पे बोथ नहीं लगाएंगे। आपको पहले पढ़ना है, समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और आपको बस अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए कि आपको मतलब बच्चों के बिहाफ पे देखना है, क्योंकि हम इस टाइम के टीचर बनेंगे आप लोग कि जिसमें आपको बच्चों को जितना हो सके उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उतना अच्छे से पढ़ाना है। तो जहाँ पे भी बच्चे का बेनिफिट दिख रहा है आपको वो आंसर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। हु आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। आरबी कैटन, एच.जे. आइसनिक एंड हमारे सिगमुंड फ्रॉइड। तो कौन है हमारे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी डेट इज आरबी कैटल और एच.जे. आइसनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। Which are the following combination of situation और technique to assess the learning of child is correct। तो यहाँ पर situation दी गई है और टेक्निक दिया गया है उन्हें एसेस करने का। तो पहला है हमारा that is some children may not be able to learn any basic academic skills but they may having talent in some other area। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक चीज़ें ही लर्न कर सकें, जैसे कि जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और ड्राइंग में है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि उनमें हो। तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर एकेडमिक स्किल्स नहीं होती हैं, तो उनका कंपेंसेशन टेक्निक से उन्हें क्या किया जाए, एसेस किया जाए। नेक्स्ट है सुमन इज़ स्टडिंग इन क्लास 4th, शी इज़ एबल टू फॉलो द लेसन इन क्लास बट व्हेन द टीचर आस्क फॉर क्वेश्चन इन ओरल एग्जाम शी इज़ अनएबल टू टेल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सुमन एक 4th क्लास की स्टूडेंट है, अगर उसे लेसन पढ़ाया जाता है तब तो समझ में आ जाता है, बट जब उससे ओरली पूछा जाता है तब वो आंसर नहीं दे पाती है। तो उसको असेस करने की हमारी कौन सी टेक्निक है, मॉडिफिकेशन टेक्निक है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा, यानी कि दोनों ही जो टाइप्स ऑफ टेक्निक है जो असेस करने के लिए दी गई हैं वो दोनों ही क्या है, हमारी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ एम्पावर वुमेन। कौन सा है जो महिला सशक्तिकरण की ओर संकेत करता है। पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। यानी कि हमें क्या किया जा रहा है, पार्टिसिपेट करेंगे हम डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। और सेल्फ रिलायंट मतलब कि जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो हमें किसी से नहीं लेना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है और आर्थिक रूप से भी हमें क्या रहना है, स्वतंत्र रहना है। लिक मीन्स कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। शायद इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या बन सकें, हमें पावर मिले डिसीजन मेकिंग करने की, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों ही क्या है, हमारे सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेडागोजी में जो कि हमारे किस पे बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन और एज ऑफ चाइल्ड इज करेक्ट। तो किस एज में बच्चा लैंग्वेज कौन सी सीखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बैबलिंग होती है अराउंड 6 मंथ तक और 1 वर्ड स्टेज आ जाता है हमारा अराउंड 1 ईयर तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। तो थोड़ा अगर हम इसके बारे में देखें तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है हमारी बर्थ से लेके 12 मंथ, बेबीज रिस्पॉन्ड टू साउंड कू एंड बिगिन बैबलिंग। तो 12 महीने तक बच्चे क्या करते हैं, कू की साउंड निकालते हैं, थोड़ा बहुत बैबलिंग करते हैं, ऐसे उनका वे होता है रिस्पॉन्स करने का। फिर आता है हमारा होलोफ्रेटिक स्टेज 12 से लेकर 18 महीने तक का, यूज़ ऑफ सिंगल वर्ड एक्सप्रेस कंप्लीट आइडियाज़, मामा, आई वॉन्ट मामा। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, 1 वर्ड
जो होता है इनका सीखते हैं, ठीक है। सिंगल वर्ड सीख जाता है कौन सा स्टेज में, 12 से 18 महीने तक। फिर होता है हमारा 2 वर्ड स्टेज जो चलता है 18 से 24 साल तक। इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 वर्ड बोलने लग जाएंगे, ठीक है। 2 वर्ड की स्टेज आ जाएगी, वॉन्ट, टॉय, गो, पार्क। तो ये मतलब 2 स्टेज साथ में बोलने लग जाएंगे। पहले क्या बोलते थे, सिर्फ 1 वर्ड बोल पाते थे। फिर टेलीग्राफिक स्टेज आती है 24 से लेकर 30 महीने तक की। शॉर्ट फ्रेज विथ एसेंशियल वर्ड्स, ओमिटिंग ग्रामर। तो ये क्या करेंगे, अब 24 से 30 महीने क्या करेंगे, ग्रामर की कमी है लेकिन फिर भी बोलने की शुरुआत करने लग जाएंगे 24 से लेकर 30 महीने तक। फिर अर्ली मल्टीवर्ड्स होता है 30 महीने से प्लस के, वोकैब एक्सपेंड हो जाता है, सेंटेंस बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब बच्चे 30 महीने से ज़्यादा के हो चुके हैं तो इनका क्या हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों की स्टेज है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि मतलब किस स्टेज में बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है बोलने के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 100। फिर उसके बाद हम शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आर। तो व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण कौन है, इंटरनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी या फिर सोशल नेचर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीनों ही क्या है हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। पहला हमारा कि हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, फिर हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर सोशल नेचर की बात की गई है कि हमारा नेचर कैसा है सोशली, ठीक है। कहीं समझ में है। सो यहाँ पर हमारे क्या हुए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये वाला पेपर भी हमारा पूरा डिस्कस हो चुका है। आपको कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर वो कमेंट के फॉर्म में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कमेंट के फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कमेंट में नहीं मैं प्रोवाइड कर पाती, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूटी में देखेंगे। मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ आपके डाउट्स को, आपके प्रॉब्लम को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे अब हम। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।